तो हाँ, अगला वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया था, इसी वजह से मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड ला रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट करके ला रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता ही है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा आ रहा है और मेरा एक शॉप भी है। तो इसी वजह से मुझे दुर्गा पूजा में शॉप पे भी जाना पड़ रहा है, वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ भाई, दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद मैं रेगुलरली वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। बिना इस टाइम वेस्ट के हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगला एपिसोड जहां से खत्म होता है, ये एपिसोड एग्जैक्ट उसी जगह से शुरू होता है। और एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करती हैं, उसके साथ साथ यूट्यूब पे अभी एक नया फीचर्स आया है जिसको हाइप कहता है। तो प्लीज आप लोग हाइप भी कर देना, तुम्हारा भाई को तो सपोर्ट कर देना। पता नहीं अभी इससे क्या होता है, लेकिन कुछ होता है, कर देना। सभी लोग कह रहे करने के लिए, तो आप लोग भी कर देना। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता, सिर्फ 1 सेकंड का ही समय लगता है। तो खैर, अभी हम लोग एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्विंसी और उसकी बहन जब उस ऑफिस के सामने यानी कि उन लोगों के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, वो लोग नीचे उतारते हैं। क्विंसी तभी अपनी मोबाइल फोन पर समय देखता है। वो देखता है कि 9:30 बज चुके हैं। वो अभी भी सोचता है कि अभी भी मेरा डेडलाइन खत्म होने के तक उसके पास अभी भी 2 घंटे का वक्त है, तो उससे अभी ये जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। और फिर वो अपनी बहन को पुकारती कि चलो हम लोग चलते हैं। उसकी बहन कहती ठीक है। उसके बाद वो लोग सीधा ऑफिस के अंदर वहीं पर चले जाते हैं। वहां पर जाते ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे लोग भी होते हैं जो लोग ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वहां पर क्विंसी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसकी बहन उसे बहुत बताने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने चेस्ट को फुला कर चलो ना, क्या तुम मुझे यहाँ पर शर्मिंदगी महसूस करवाओगे। उसकी बहन एकदम चिल होती है, यानी कि बाबा एकदम से चिल है। वो सीधा एकदम काउंटर पर जाती है और जाकर एक लेडी स्टाफ से पूछती है कि हेलो, आप क्या बता सकते हैं कि मुझे कहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, वो जगह कौन सी है। तभी वहां पर रिसेप्शन पे जो लड़की होती है वो उसे बता देती है कि हाँ, वो अभी 7th फ्लोर भी चल रहा है मीटिंग, और आप प्लीज वहां पर लिफ्ट लेकर ऊपर तक जा सकते हैं। बाबा उस लड़की को शुक्रिया अदा करते हैं और वो भी लाइन पर चले जाते हैं। पहले से वहां पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे लिफ्ट के लिए। जैसे लिफ्ट आ जाते हैं, सभी लोग एकदम से अंदर चले जाने लगते हैं। तो क्विंसी भी अंदर जाने लगता है, लेकिन अचानक से तभी उसकी बहन उसे खींचती है और फिर वो उसको बताने लगती है कि ये क्या हुआ है, यहाँ पर तो अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस है, ठीक है चलो अभी अंदर भी चलो ना। लेकिन तभी उसकी बहन जो है उसे वो कहते हैं कि देखो, अगर मैं यहाँ पर चिपके चलता हूँ तो कोई मेरी बट्स को टच कर लेंगे। बट्स मतलब समझ ही सकते हो कि पीछे वाला हिस्सा को वो टच कर लेंगे। ये बात सुनती बाबा एकदम बाबा के ऊपर गुस्से में आ जाता है क्विंसी। वो बताता है कि हे, तुम्हारे इस डेस्क के ऊपर कौन सा इंटरेस्ट होगा। लेकिन वो अपनी मुंह तभी फुला लेती है। तभी अचानक से उसकी मुंह फूलते हुए देखते हुए क्विंसी को समझ में आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि वो जब ट्रम से एक दिन घर वापस आ रही थी, तभी अचानक से उस ट्रम के अंदर एक बुजुर्ग सा आदमी था, उसकी डेस्क को टच कर लिए थे। लेकिन उस समय वो मिडिल स्कूल पर ही था। लेकिन वहां पर जब बूढ़ा आदमी उसे टच किया था, उसने उस बूढ़े आदमी को छोड़ा तक नहीं भाई, उसने उसके अंडा फोड़ दिया था, मतलब उसी जगह पर किक मार दिए थे। वो उतनी ज्यादा खतरनाक वो लड़की है। लेकिन हाँ, उसके बाद से वो कभी भी टाम पे और नहीं चला था। तभी अचानक से वो ये बात सोच रही थी, लिफ्ट से एक लड़का चिल्लाता हुआ कहते कि हे, तुम आ रहे हो या नहीं, तुम सिर्फ हमारे वक्त को बर्बाद कर रहे हो। तो तभी यहाँ पर क्विंसी सोचता है और वो बताते हाँ सॉरी मैं नहीं जा रहा हूँ। और तभी वो लोग चले जाते हैं। दोनों बहन भाई दोनों ही खुश हो जाते हैं। खैर, तो उसके बाद बाबा और उसके भाई दोनों मिलकर 7th फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर मीटिंग हो रहा है। तो वहाँ पर जाते वो और एक लेडी के पास जाती है। वो लेडी बता दे कि मीटिंग रूम यहाँ पर स्टेट राइट की तरफ से है, लेफ्ट की तरफ सॉरी। तभी वो उससे भी शुक्रिया अदा कहते हैं। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चले जाते हैं। तो तभी क्विंसी उसे कहते हैं कि हे, तुम मेरे हाथ को क्यों पकड़ रहे हो, चलो छोड़ो मुझे। और फिर अंदर जाते वो देख पाते हैं कि बहुत सारे लड़की लोग स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। कोई लड़के तो मेकअप भी कर रहे हैं, मतलब लड़की के साथ साथ लड़का भी होते हैं। तभी अचानक से क्विंसी नोटिस कर पाते हैं कि उसके सामने एक लड़की आ रही थी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और उसे के देखते हुए क्विंसी बहुत ज्यादा शर्माने लगी थी। लेकिन वो जैसे हाय हेलो कुछ कहने वाले होते, अचानक से वो लड़की उससे इग्नोर करते हुए उसकी बहन की तरफ चले जाती है और उसके सामने जाते ही बताते हैं कि प्लीज क्या तुम अपने रिज्यूमे और तुम्हारा शीट नंबर मुझे दे सकते हो। तभी बाबा भी उससे अपना रिज्यूमे और अपना शीट नंबर को दे देते हैं। और तभी वो बताते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा लास्ट नेम है क्वीन बाबा, ठीक है, तो ये मेरे पास रहेगा और तुम यहाँ पर प्लीज कुछ समय के लिए इंतजार करो, ओके। वो कहते हुए वो लड़की वहां से चले जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर सोफे पर बैठे हुए रेस्ट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्विंसी है वो मन ही मन थोड़ा सा गुस्से में आने लगता है। उसकी बहन उसे देखती है, हंसती है और बताती है कि हे, तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। जब क्विंसी उसे कहता है कि इस लड़की ने अभी मुझे नजरअंदाज किया, यानी कि मुझे नमस्ते तक भी नहीं किया है। और बाबा भी उसकी बात को सुनते हुए उसे चिढ़ाती है और बताती है कि अच्छा, तो इसका मतलब है उसकी जो है आंखें हैं, मतलब वो उससे पता है कि मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर कौन हो सकती है। और तभी वो उसकी बहन को पिंच करने लगती है और उसकी बहन भी चिल्लाती है कि तुम ये क्या करो। और सभी लोग उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। तो क्विंसी उसे कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हो सकते हो, क्या तुम और भी थोड़ा सा लिटिल मोर सीरियस हो सकते हो। देखो, तुम अपने सामने जो ओपोनेंट्स है उन लोगों को देखो ना,
वो लोग तुमसे डिफरेंट नहीं है इतने भी ज्यादा, तुम अपने आप को तैयार करो। लेकिन बाबा उसकी बात को सुनते हुए उसकी गाल को पकड़ते हुए खींचने लगती है और बताती है कि तुम्हें देखकर ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मैं नहीं बल्कि तुम यहाँ पर मेरे जगह में ऑडिशन देने के लिए आए हो, तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। लेकिन इसे बाबा को तो बिल्कुल भी पता नहीं कि अगर क्वींजी इस चीज में फेल हो जाता है, यानी कि बाबा अगर इस ऑडिशन में फेल हो जाता है तो इसका मतलब उसका मिशन भी फेल हो जाएगा, और अगर उसके मिशन भी फेल हो जाता है तो फिर उसे तो पता ही है कि वहां पर क्या होगा। इसी बात से वो बहुत ज्यादा चिंतित है। और तभी क्वींजी उसे कहते कि हे तुम छोड़ो क्योंकि सभी लोग हमें देख रहे हैं। तो बाबा देखते हैं हाँ दरअसल सभी लोग उन लोगों को देख रहे थे, इसी वजह से वो भी उसकी गाल को छोड़ते हैं और सभी लोग उसकी चेहरे को देखकर एकदम से तो प्यार हो जाता है लड़के लोगों को। लेकिन इधर लड़की लोग कुछ लोग जलने लगती हैं। वो लोग बताने लगते कि इस लोमड़ी को देखो, मुझे तो लगता है कि वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक आए हैं, और यहाँ तक कि उसके भाई को देखकर वो लोग सोच रही है कि वो उसकी बॉयफ्रेंड है। मतलब वो लोग बता रही थी कि ये शायद इसका कोई पेट होगा, लेकिन देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो अच्छा है, यानी कि उसकी भाई तो उसका टेस्ट नहीं बल्कि वो जो लड़की है उसकी पैसा देखकर शायद इस लड़के के साथ आए हैं। मतलब इन लोगों को ये सोचना है। तो उसके बाद लोग जैसे उन लोगों को ऐसे देख रहे थे तभी क्वींजी उसकी बहन को बताने लगते हैं कि देखो तुम यहाँ पर पहले ही अपना ऑलरेडी एनिमी बना रहे हो, क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि फ्यूचर में अगर तुम इन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो तुम्हें तो इतने लोगों के साथ अच्छी रिलेशन तो बनाना होगा ना। उसकी बहन बताती है कि नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल यूज्ड हूँ, उन लोगों का जो मर्जी वो लोग वही काम कर सकते हैं, मेरा कोई भी परवाह नहीं है। लेकिन इस बात को सुनते हुए क्वींजी बताता है कि लेकिन मेरा तो परवाह है क्योंकि मैं इस चीज से बिल्कुल भी यूज्ड नहीं हूँ। तुम एक चमकती हुई पंडा हो, तुम जहां पर भी जाते हो तुम फिट हो जाते हो, लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बैम्बू की तरह भी नहीं हूँ तुम्हारे पीछे, कोई भी मुझे देखता ही नहीं। एक बैम्बू होता अगर उसे भी तो कोई देखता ना। उसकी बहन जैसे उसकी बात को सुनती है उसके हाथ को लेते हैं और लेते ही वो कहने लगती तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसकी बहन अचानक से उसके हाथ में काट लेते हैं। वो चिल्लाते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे काट क्यों रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हुआ है। लेकिन तभी बाबा उसे बताने लगता है कि देखो पांडा हर वक्त बैम्बू ही खाते हैं, है ना, यानी कि वो ये दिखा रहे कि उसके भाई को वो हमेशा पसंद करते हैं। और तभी उसकी भाई उसके सर को पकड़ते हुए कहते हैं कि देखो सामने की तरफ देखो, इतनी सारे लड़कियां हैं, लड़के लोग हैं, वो सभी लोग गुड लुकिंग है, देखने में अच्छे हैं, हमें जो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है, जल्दी करो और तुम तैयार हो जाओ। और इसी बात को सुनते हुए बाबा बताने लगते कि देखो अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे कंपनी पर स्विच कर लूंगी। और देखो मैंने इस एंटरटेनमेंट कंपनी के ऊपर रिसर्च ऑलरेडी कर चुकी हूँ। देखो यहाँ पर रिक्रूट्स करने का बहुत सारे तरीका होते हैं और ऑर्डिनरी लोग भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो है जहाँ पर मैं ज्वाइन भी कर सकती हूँ। लेकिन उसके बात को सुनते हुए क्वींजी को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फेल हो जाता है मिशन में तो क्या होगा। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये इस चीज को सीरियसली क्यों नहीं रहे थे, उसके पसीना छूट रहे लगते हैं। तभी वो बाबा के हाथ को पकड़ते और बताते कि बाबा वो एकदम तो देखने लगता है उससे। तभी वो बताता है कि देखो तुम्हें अच्छी तरीके से एटीट्यूड रखने की जरूरत है, देखो तुम्हें हर एक चांस को अच्छी तरीके से लेना होगा, तुम्हें अपना हर वक्त हर एक सर्वश्रेष्ठ देना होगा। डू हियर मी, तुम्हें मेरी बात को समझ में आ रहा है क्या? तब अचानक से एक लड़की पुकारती है कि वांग ली होंग कोई है। तभी वहां पर एक लड़का होता है जो कि सबसे पहले ऑडिशन देने जाते हैं, लेकिन एक लड़की ऑडिशन देकर बाहर आ रही थी। मतलब उसे जैसे सभी लोग देखते ही पूछने लगते कि ही कैसा रहा, क्या तुम पास हो चुकी हो, और देखो ऑडिशन में क्या क्या सवाल पूछी है। लेकिन ये छोटी सी लड़की वो इन लोगों को देखते ही एकदम से रो देती है और बताती है कि नहीं, वो लोग ने मुझे मतलब गाना गाने के लिए कहा, लेकिन मैं प्रोफेशनल तरीके से गाना नहीं कर पाई, तो इसी वजह से मैं उन लोगों के सामने मतलब खड़ा ही नहीं हो पाई। और ये कहते हुए वो रोती हुई वहां से चले जाती हैं और सभी लोग इस चीज को देखते हैं, यानी कि क्वीन बाबा और क्वींजी भी इस चीज को देख पाते हैं। तो क्वींजी जब बाबा की तरफ देखने लगती है, बाबा बता लेती है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो वैसे, देखो तुम्हारा सिस्टर की वोकल बहुत ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैंने केटीवी से जो है ट्रेनिंग भी लिया है, आई कैन टेक इट, मैं ये कर सकती हूँ। और जैसे वो लोग बातें करने लगते हैं अचानक से वहीं पर एक लड़का आ जाता है, आते कहते कि हेलो हे ब्यूटीफुल, माय नेम इज गोदाई। और तभी यहाँ पर बाबा भी उसे हाई करते हैं और तभी वो लड़के बहुत ज्यादा एटीट्यूड से बाबा के पास बैठ जाते हैं और बैठते बताता है कि क्या तुम भी यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आए हो। बाबा वो बताते हैं कि हाँ। तभी वो लड़का अचानक से बताते हैं कि मैं तुम्हारे कंडीशन को देख पा रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, यू डेफिनेटली हैव द स्किल टू बीइंग साइन। और देखो हम मतलब अभी से जो है हम लोग बैटलफील्ड में एक कॉम्रेड्स की तरह है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर हम लोग आफ्टरनून में मील के लिए जाते हैं और वहां पर जाके हम लोग थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं। और बाबा इस बात को सुनते ही वो सोचने की नाटक करती है और जैसे सोचते अचानक से उसके भाई को हाथ के पकड़ते हुए बताने लगती कि अभी क्यों ना हम लोग आफ्टरनून में स्पाइसी हॉट फूड खाने के लिए चलते हैं।
और तभी उसके भाई को भी इस ट्रिक के बारे में पता होता है, तो वो तभी बताता है कि श्योर देखो तुम ज्यादा मत खाना, क्योंकि अगर तुम ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। और तभी इसकी बात को सुनते हुए उसकी बहन बताने लगती है कि स्टॉप इट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फॉर यू आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेरी बॉडी को देखभाल करती हूँ। मतलब वो दोनों नाटक करने लगती है, तभी वो उसकी भाई की पेट में एकदम जोर से मारने लगती है और बताने लगती है जब मैं शावर ले रही थी क्या तुम मुझे झाँक कर देख रहे थे, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तभी उसकी भाई बताने लगती है कि देखो मैं जस्ट ऐसे ही बता दिया, क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हारे वेट के बारे में बात करूंगा तो फिर इस आदमी का तुमसे इंटरेस्ट हट जाएगा, ठीक है, मैं इसीलिए बात कर रहा था। तभी वो आदमी भी तो बहुत ज्यादा अजीब और गरीब तरीके से उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं और तभी बाबा उसे बताने लगते हैं कि हे क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। तभी वो कभी नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, ये कहते वो आदमी वहां से चले जाते हैं। तो क्या उसके बाद वो जाने के साथ साथ क्वीन जी उसकी बहन को बताने थी कि देखो तुम दोबारा से नेक्स्ट कोई मतलब नेक्स्ट टाइम अगर करना चाहोगे तो कोई दूसरा वाला बात करना, ठीक है। तो उसकी बहन भी कहते हैं हाँ ठीक है। तभी अचानक से उसको भी पुकारता है कि क्वीन बाबा, तो बाबा भी कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तब वो लेडी बता दी कि ठीक है चलो अभी तुम्हारा बारी। तो जैसे ये बात कहते हैं तभी क्वीन जी उसे समझाता है कि देखो तुम अभी रिलैक्स होना, ठीक है, एक डीप ब्रेथ लो और तुम बिल्कुल भी नर्वस मत होना, ठीक है, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। उसकी बहन भी कहती थी कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तभी वो दोबारा से उसकी बहन को जोश देने लगी थी, क्वीन बाबा तुम कर सकते हो कर सकते हो। उसकी बहन कहती हाँ बाबा मैं कर सकती हूँ ना। और फिर वो उसकी भाई को एक किस देकर वहां से जाने लगते हैं और वो बताते कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसकी भाई को बैग थमाते हुए वहां से चले जाते हैं और बताते हैं कि ठीक है तुम मेरे लिए यहाँ पर गुड न्यूज के लिए इंतजार करो। और ये कहते हुए सीधा वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इधर क्वींसी वो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगते हैं। वो सोच रहे थे मुझे डीप ब्रेथ लेने की जरूरत है, डीप ब्रेथ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। वो कर सकती है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर हम लोग अंदर की तरफ सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग इंटरव्यू ले रहे थे, बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे ही वो अंदर की तरफ एंटर करते हैं वहां के एक आदमी, मतलब वहां पर 4 आदमी रहते हैं, 4 आदमी देखते तो एकदम उन लोगों के लाल टपकने लगते हैं। सिर्फ वहां पर एक मैडम है, मतलब एक लड़की रहती है। लेकिन बाबा भी इन लोगों को देखते हुए समझ आते हैं कि ये लोग क्या देख रहे हैं। वो सोचने लगती है कि ये कमीने लोग भी ना। खैर तभी हमें थोड़ा सा यहाँ से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो और उसके भाई दोनों बात कर रहे थे एक लड़का एक्सपीरियंस है या नहीं, ये कैसे देखकर पता चलता है। तो उसकी बहन उससे जानती है, मतलब पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोग इस चीज के बारे में कैसे जानते हो। तभी उसके भाई ये बता देते हैं कि देखो ये जानना बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एक्सपीरियंस मैन जो कि बहुत सारे लड़कियों के साथ रहा होगा, सोया होगा, वो तुम्हारी बॉडी को देखते ही पता चल जाएगा, मतलब उसको बॉडी के तुम्हारा देखते ही पता चल जाएगा कि तुम कैसे हो। सो इजी टू टेल इफ दे लुक एट योर फ्रॉम द बॉटम टू अप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखता है तो तुम ये आसानी से बता सकते हो। और जो प्योर गाय होता है वो लोग तुम्हारे चेहरे पर देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो तुम्हारे चेहरे से लेकर नीचे तक देखेंगे। तुम्हें क्या इस बात को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? उसकी बहन फिर बता दी कि देन आर यू एंड ओल्ड ड्राइविंग एंड वर्जिन, यानी कि उसके भाई को बताता है। तभी उसके भाई बताता है कि ये देखो तुम्हारा काम नहीं है। और उसकी बहन इस बात को सुनते हुए हंसते यार बताता है कि तुम मुझे ये मत बताना कि तुम स्टिल अभी भी वर्जिन ही हो। तभी वो बताता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और तभी इस बात को सोचती है बाबा, और सोचती है कि डैम एवरी टाइम आई सी, मतलब उसके ट्रिक जो है हर वक्त काम पर आते हैं। खैर उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए सामने आ जाते हैं और मनी मनी ये भी सोचते हैं कि अभी शांत होने की जरूरत है, क्योंकि अभी मुझे फोकस करने की जरूरत है। और तभी वो बताते हैं कि हेलो माय नेम इज क्वीन बाबा। लेकिन वहां पर खरूस एक लड़की रहती है जो अपने बताती है कि देखो तुम अपने इंट्रोडक्शन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रिज्यूम में तुम्हारा नाम बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तुम बैठ सकते हो। तो बाबा भी इसकी बात को सुनते हुए वहां पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही बैठते हैं वहां पर एक आदमी का नजर उसकी तरफ रहते हैं। तभी वहां उसका जो रेज्यूमे होता है उसके रेज्यूमे को कोई आदमी पढ़ने लगता है। बताता है कि तुम्हारा नाम है क्वीन बाबा, तुमने ग्रेजुएट किया है फूडान यूनिवर्सिटी से, और तुम एक बहुत बड़ा बिगेस्ट कंपनी से, वर्ल्ड के टॉप कंपनी से असिस्टेंट के रूप में काम किए हो, है ना। तभी वो बताती है कि हाँ। तो यहाँ पर एक आदमी जो रहता है, जो इसको देख कर उसके लाल टपक रहा था सबसे पहले, वो आदमी कहता है कि तुम्हारा रेज्यूमे तो बहुत बढ़िया है, तो फिर तुम यहाँ पर आइडल बनने के लिए क्यों आए हो। तो बाबा को सीधा जवाब देता है बिकॉज क्योंकि मेरी यहाँ पर ड्रीम है कि मैं एक आइडल बनूं। और उसके चेहरे को देखते हुए ये आदमी भी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लेडी इंटरव्यू ले रही थी वो थोड़ा सा खरूस है, तो वो उसकी बात को सुनते हुए मनी मन तो कहने लगती है कि तुम्हारा सपना। और लेकिन ये आदमी भी उसकी बात को सुनते हुए समझ जाता है कि ये लेडी जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की के ऊपर। तो वो आदमी कहते हैं कि देखो अगर मैं सच बताऊं, देखो तुम्हारा जो रिज्यूमे है और तुम्हारा अपीयरेंस को देखकर हम लोग बिल्कुल तुम्हें वेलकम कर सकते हैं। और इस बात को सुनते हुए तो बाबा एकदम से खुश हो जाता है। लेकिन तभी खुशी ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिकी, क्योंकि वो आदमी तभी बताता है कि लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ कोई आइडल के रूप में साइन नहीं कर सकते। एकदम से फ्रीज हो जाते हैं वो। और फिर वो आदमी ये बताता है कि देखो तुम्हारा प्रोफेशन हमारा काम से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं, मतलब मैच करते हैं।
देखो नॉर्मली अगर यहाँ पर तुम आना चाहोगे तो फिर तुम्हें जो है 10 सालों तक ऑडिशन देना होता है, मतलब 10 सालों तक ट्रेनिंग करना पड़ता है। और देखो ये ऐसा चीज है जो चीज तुम रातों रात नहीं सीख सकते हो, तुम एकदम से ग्राउंड लेवल पर हो। अगर तुम्हें हम लोगों को ऊपर तक ले जाना होगा तो बहुत ज्यादा हमें रिसोर्सेस, मनी और बहुत सारे एफर्ट्स और टाइम भी लगेगा। तो बिल्कुल भी हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते जिसके पास ऐसा पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर बाबा भी इसकी बात को सुनते हुए सोचने लगती है कि आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है और फिर बताती है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे फेमस आइडल है जो लोग बिल्कुल भी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं हो चुकी है, और वो जैसे ऐसे बात करते हैं उसकी संतरे बाहर आ जाता है और वो आदमी भी देखते हुए उसकी लाल टपकने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो मिस होती है तो वो देखते तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो वहां पर जो और एक आदमी रहता है वो बताता है कि देखो तुम्हें जो है दूसरे लोगों के सामने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और रिस्पेक्टेबल देखना चाहिए। तुम्हें क्या पता है कि इस चीज के लिए तुम्हें कितनी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है? क्या तुम्हें क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारे यंगस्टर ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं? लेकिन यहाँ पर बाबा कुछ कहने वाले होती है, लेकिन वहां पर और एक आदमी उसे कहते हैं कि लिटिल लेडी तुम इतनी भी ज्यादा उदास मत हो, मैं करंटली मेरे लिए एक ऑफिस के लिए मेरा असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास काम करने का एक्सपीरियंस भी है और तुम अच्छे खासे फेमस यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएट भी किए हो, तुम मेरी सेक्रेटरी बन सकते हो। हम लोग सैलरी के बारे में अभी के अभी बात कर सकते हैं अगर तुम यहाँ पर इच्छुक हो तो। और इस बात को सुनते बिल्कुल भी बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा इधर मनी मन यही सोच रही थी कि ये सेक्रेटरी मैं इस चीज से तंग हो चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग जैसे मुझे देख रहे थे, मतलब देखते ही सभी लोग अपना सेक्रेटरी मुझे बनाना चाहते हैं। मतलब इन लोगों को मेरे सेल्स का काम भी करना होगा। तभी वहां पर और एक आदमी रहता है, वो भी उसे जो है सेक्रेटरी का ऑफर दे दे, बताता है कि देखो तुम्हारा जो टैलेंट है बीइंग ए स्टार इज वेस्ट, अगर तुम स्टार बनोगे तो ये वेस्ट होगा, इससे बेहतर होगा कि तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाओ। और एक आदमी रहता है, वो कहते हैं कि विथ योर स्किल देखो अगर तुम कोई सेल्समैन बन जाओ तो ये वेस्ट हो जाएगा, कम तुम मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी हो सकते हो। इन बातों को सुनते हुए बाबा बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर एक स्टार बनना चाहती हूँ और तुम सभी लोग पीछे पड़े हो कि मैं एक सेक्रेटरी बन जाऊँ दोबारा से, क्या तुम लोगों को ऐसा नेगोशिएट करना चाहते हो? वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और फिर वो एकदम से शांत होकर बताने लगती है कि मैं आपसे कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहला आदमी बताता है कि मेरा नाम है झांग, मैं ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के एक मैनेजर हूँ। उसके बाद सुनते इधर बाव मन सोच रहे थे कि हे बुरा आदमी, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे यहाँ पर हिट करने की कोशिश कर रहा है? मुझे बिल्कुल भी इस बात को नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग सभी लोग कॉम्प्लीमेंट देते हो, उसके बाद क्रिटिसाइज भी करते हो, देन तुम फिर अपना पोजीशन के बारे में एक्सपोज करते हो, क्योंकि ताकि मैं उस पोजीशन से डर जाऊं और उसके बाद और मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हो ताकि मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है? और फिर वो बाबू बताते कि मैनेजर रॉन्ग, मैं आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। वही मिडिल स्कूल, जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैंने थोड़ा सा डांसिंग के बारे में कुछ बेसिक सा सीखी थी और मैं सिंगिंग भी कर सकती हूँ, इतनी भी ज्यादा बुरी सिंगिंग मैं नहीं करती हूँ। और उसकी चेहरे को देखकर तो इस आदमी का तो एकदम लाल टपकने लगता है उसकी संतरे को देखते हुए। लेकिन वहां पर जो इंटरव्यू ले रही है लेडीज, तब वो बताते हैं कि देन सिंग क्वीन जीजी, एक पोएम बताने की बात करते हैं। लेकिन बाबा इस बात को सुनते हुए बताते हैं कि लेकिन ये तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। तभी वो लेडी बताते हैं कि लिटिल वन, तुम यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही बरबर कर रहे हो। अगर देखो तुम शांति से अच्छे से बात नहीं करते हो तो यहाँ पर तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता है। तभी बाबा बताते हैं कि ठीक है तो फिर मैं अपनी प्रेजेंट करती हूँ। वो आदमी भी बताते, मतलब वो लेडी कहती है कि श्योर। और फिर बाबा वहां पर खड़ा हो जाती है और फिर बाबा एकदम से खड़ा होते उस पोएम को गाना लग जाते हैं। मतलब देखो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो गाने लगती है और सभी लड़के लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है उसकी वॉइस को जब सुनते हैं। पहला वाला आदमी कहते हैं कि वो हर वॉइस मतलब एकदम नेचुरल सॉन्ग जैसा लग रहा है, मतलब इमीडिएटली उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी सोल उसके दिल से बाहर निकलने वाले हैं। एक आदमी बताने लगता है कि उसकी वॉइस सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक डीप इमोशन में आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा से अपने टाइम पर वापस जा रहा हूँ। और एक आदमी तो एकदम सर पीट रहा था कि उसकी वॉइस एकदम सचमुच नेचुरल कैसे हो सकता है, इंसान की वॉइस कैसे ऐसे हो सकता है, परियों जैसा उसकी वॉइस उन लोगों को लग रहे थे। मतलब सभी लोग उसकी वॉइस को सुनते हुए एकदम से फिदा हो जाते हैं। लेकिन इधर जो लेडी स्टाफ मतलब मैडम होती है वो सोचते हैं कि इस लोमड़ी ने तो मुझे एकदम ट्रिक कर दिया, मैंने तो ये सोची थी कि ये एक ऑर्डिनरी लड़की होगी, हाँ जिसका थोड़ा बहुत म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, लेकिन उसकी गाना पे अभी भी बहुत सारा चीजें हैं जो कि सुधार करने की जरूरत है। लेकिन उसकी वॉइस ऐसा लग रहा है कि उसकी वॉइस को सुनकर हुई कि ये एक गॉड गिफ्टेड है, इट्स गोड स्ट्रेट फॉर द हार्ट। और लेकिन ये आदमी लोग भी एकदम शॉक हो जाता है कि ये कितनी ज्यादा प्योर एंड स्वीट वॉइस है। लेकिन तभी वो मैडम कहती कि रुको रुको इनफ, अभी बहुत हो गया, तुम्हारा सिंगिंग करने का तरीका बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम आखिरकार ये क्या गाना गा रहे हो? अगर तुम ऐसे गाना गाओगे तो फिर तुम्हारा जो
ऑटोट्यून है वो भी वॉइस स्टूडियो में काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम ऑल्सो इंटरनल ऑडिशन भी पास नहीं कर पाओगे। ये सुनते हुए क्वीन तो एकदम से कांपने लगती है, लेकिन ये आदमी लालची आदमी कहता है कि मिस क्वीन, मैं तुम्हारे रिज्यूम को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। तुम यहाँ पर लिखा है कि तुम जब मिडिल स्कूल में यानी कि हाई स्कूल में थे तब तुमने जो है कोई स्काउट ढूंढने के लिए गए थे। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अगर कोई भी न्यू बॉय को देखने के लिए जाते हैं सबसे पहले वो लोग उसकी एज को देखते हैं। लेकिन ऑलरेडी तुम 25 ईयर ओल्ड हो चुके हो। यू डेफिनेटली एंटर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मतलब तुम डेफिनेटली मतलब डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए अभी, अनलेस जब तक ना तुम MM48 का हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां पर हम लोग इस मूवमेंट में तुम्हें ऐड कर सके। लेकिन बाबा कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन उसे कुछ कहने नहीं देते हैं। तो उसके बाद उससे एक आदमी और भी बताने लगता है कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा स्पेशल टैलेंट नहीं है तो फिर ऐसा कोई टैलेंट जो कि हमारा आई साइट को टच कर पाए, यानी कि आई को कैच कर पाए, नहीं तो अदरवाइज देखो हमारे कंपनी के पास इतनी ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। तुम्हारे जैसे आर्टिस्ट के साथ साइन करना हमारे लिए सच मुझे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके बाद और एक आदमी जो रहता है वो कहता है कि देखो, हमारा कंपनी चूज करता है आर्टिस्ट को जिन लोगों का मतलब जो लोग प्रोफेशनल होते हैं। इधर अगर तुम्हारे पास कोई एक्टिंग या कोई टैलेंटेड स्किल नहीं है तो फिर, अगर तुम्हारे पास है तो फिर एज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर नहीं है तो फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो एज ही तुम्हारा करेगा। अगर देखो तुम रिक्वायरमेंट्स के अनुसार फिट नहीं होते हो। और देखो नेक्स्ट चीज ये भी होता है कि तुम यहाँ पर जो एज हम लोग लेते हैं वो 18 से 22 तक लेते हैं। ऑलमोस्ट ये सेंसिबल होता है, लेकिन तुम्हारा एज कुछ ज्यादा ही हो गया है। राइट नाउ हमारा जो ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है अभी ये पसंद करते हैं यंग और न्यू बॉयज को, फ्रेश को। ऑल्दो तुम्हारा जो एज को छोड़कर हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा वंडरफुल है, मतलब समझ सकते हो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तुम्हारे एज के बारे में बात आता है ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड महसूस होते हैं। और तभी यहाँ पर जो लेडी रहती है वो बताने लगी कि देखो, तुमने ये मेंशन किया था कि तुम हाई स्कूल में बहुत ज्यादा अच्छे मतलब डांस करते थे, लेकिन देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई ज्यादा स्पेशल टैलेंट नहीं है, क्योंकि मेरी जो भतीजी है, मतलब मेरी जो डॉटर है, वो भी तुमसे बेहतर कर सकते हैं, इवन 210 डिग्रीज। खैर वो लोग तो हंसी मजाक करने लगते हैं। इस बात को सुनते हुए यहाँ पर बाबा बहुत ज्यादा मनी मन गुस्से में आने लगती है। वो सोचती है कि अभी मुझे शांत रहने की जरूरत है, अभी मुझे शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी जगह पर मैं अपनी टेम्पर को नहीं दिखा सकती हूँ। देखो हर एक चीज का शुरुआत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट मैं कोई भी मौके को ऐसे हाथ से नहीं जाने दे सकता हूँ। और तभी वो अचानक से बताती है कि मैं म्यूजिक को मतलब म्यूजिक लिख भी सकती हूँ और कर भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। इस बात को सुनते हुए सभी लोग एक पल के लिए तो शॉक हो जाते हैं। सभी लोग उसकी तरफ देखते रहते हैं। तभी वहां पर मिस्टर झांग बताता है कि अच्छा, तो फिर क्या तुम्हारा जो ये क्रिएशन है हमें थोड़ा बहुत दिखा सकते हो? तो बाबा बताते हैं कि ऑफ कोर्स मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बाथरूम पर जाना चाहूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? और इसी बात को सुनते हुए वो लेडी गुस्से में आ जाती है। बताते हैं कि तुम्हें ये ऑडिशन क्या लगता है, तुम ऑडिशन को क्या सोच कर रखे हो? तुम ऑडिशन के दौरान जो है बाथरूम पर जाना चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है इस ऑडिशन के ऊपर? बहुत ज्यादा वो गुस्से में आती है। लेकिन तभी उसके पास जो आदमी रहता है झांग, वो उसे रोकता है और बताता है कि देखो, लड़की लोग जब नर्वस हो जाता है तो थोड़ा बहुत उन लोगों को ये महसूस होता है। और देखो मैंने इस चीज को देखा है, मैं मतलब जो यंग स्टार है उन लोगों को मैं समझता हूँ, ठीक है? तो वो सुनते हुए वो लेडी चिल्लाने लगती है, बताती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास कोई तो टैलेंट नहीं है और समय भी आ गया है हमारा लंच करने का, तो फिर तुम अपना ग्रुप के साथ आफ्टरनून में आ सकते हो। ये कहते वो एकदम गुस्से में खड़ा हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर बाओ जो इन लोगों की बातों को सुनता है, चैन की सांस लेते हैं और बता दे कि थैंक यू टीचर्स, देन मैं अभी ये से जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगी। और ये कहते वो मिस्टर झांग कह रहे कि ठीक है कोई बात नहीं। ये कहते वो जैसे आंखें खोलता है वो अचानक से नोटिस कर पाता है बाओ एकदम से वहां से गायब हो जाते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पर एक आदमी को बताते हैं कि दरअसल इस लड़की का क्वालिटी भी इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। तो वहां पर जो और एक लेडी रहती है वो बताती है कि हाँ ट्रूली, क्योंकि उसकी जो फिगर है, उस पर एक्सप्रेशन मतलब एक्सपेक्टेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में जस्ट बिकॉज तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, यानी कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, इस वजह से तुम आ सकते हो, इसमें कोई भी शक नहीं है। और यहाँ पर वो बूढ़े आदमी भी कहने लगते हैं कि ये लड़कियां लोग अभी के हालात में सोचता है कि वो लोग इतने थोड़ा क्या बहुत सुंदर हो गया, मतलब वो लोग ये समझने लगे हैं कि वो लोग पूरी दुनिया को अपने हाथ के मुट्ठी के अंदर रख सकते हैं। और इन द एंड ये सब कुछ इसी चीज की वजह से है क्योंकि वो लोगों को मतलब अभी को जो है सोसाइटी के प्रेशर नहीं आया है। ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। ओह राइट, इन द आफ्टरनून मेरा जो भतीजी है वो यहाँ पर आने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा हम्बल और हार्ड वर्किंग चाइल्ड है। तो उसके बाद को सुनते हुए एक आदमी कहते हैं कि मैनेजर मेई ने जैसा कि बात किया है, यानी कि मैनेजर मेई का आंख है, तो हम लोग उससे बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं।
लेकिन मैनेजर में यानी कि ये लेडी बताने लगती है कि अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब कुछ उसकी ओन हार्डवर्क की वजह से है और इसी की वजह से वो जो इस फिल्म के अंदर आ पाया। होपफुली मतलब वो अभी लास्ट जो ग्रेड डी है उस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो आ पाएगा, तो फिर मेरी जो मैं भी प्राउड फील कर पाऊंगी, यानी कि मैं जो हूँ। और ये कहते हुए वे बुरी सी आदमी जो बुरी लेडी वो मन में सोच लेती है कि ये 25 साल की लड़की जो है वो मेरे साथ मेरे भतीजे के साथ फाइट करना चाहते हैं। इस बार जो है कंपनी ने सिर्फ 6 कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उनमें से 3 सी ग्रेड का है और 3 डी ग्रेड का है। और जो लास्ट वाला डी सी ग्रेड का था वो ऑलरेडी एक कनेक्शन से आया था कोई, तो इसके वजह से उस सीट तो उसके नाम हो गया है। और बाकी जो है वो भी अभी मैं उस सारे चीजों का प्लान कर चुका हूँ। हालांकि ऑल्दो मैनेजर झांग इस बात से एग्री नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो डिसएग्री भी किया है, वो बिल्कुल भी बात नहीं किया है इस बारे में। विद अदर एज वेल इट विल बी फाइन। और फिर वो जो बाओ के बारे में भी सोचने लगते हैं कि ये जो लोमड़ी आई है वो सोच रहे थे कि वो बिल्कुल मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। उसको क्या लगता है कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे और इन सारे बूढ़े लोगों को उसकी प्यार के जाल में फंसा लेंगे। इतनी क्या आसान है। थैंकफुली वो सिर्फ एक फूलदान है। थैंकफुली उसके पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल एंड टैलेंट बिल्कुल भी नहीं थे, इसी वजह से मैं प्रोबेबली इस कॉन्ट्रैक्ट को रख पाया, यानी कि प्रोटेक्ट कर पाई। और ऑल्दो वो जो भागने के बारे में बात की थी कि मुझे बाथरूम के जाना है, तो इस बात से वो सोचते हैं कि शी यूज्ड टू एक्सक्यूज टू गोइंग टू द एक्सेप्ट, वो यहाँ से भागने के लिए बाथरूम का बहाना बनाया। और उसे ये समझ में आ जाते हैं कि बाओ यहाँ पर भागने के लिए इसी बहाने को इस्तेमाल किया था। और राइट नाउ उसे ये भी महसूस हो रहा है कि ये लड़की अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो हंसने लगती है मन मन। और दूसरी साइड हम लोग बाओ को बाहर आते हुए देखते हैं, लेकिन क्विंसी इस चीज को देखते हुए बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो उसे देखते हुए उदास होकर देखते हुए वो सोच लेती है कि क्या सचमुच वो फेल हो गया। आई नो कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और वो उसकी बहन को हाथ को पकड़ने वाले होते, लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन ही उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। और अभी वो चिल्लाने भी लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे खींच क्यों रहे हो। और तभी उसकी बहन उसे जो खींचते हुए एकदम के बाथरूम के अंदर ले जाते ही गुस्से में उसको बताने लगता है कि देखो, अगर तुम्हें एक अच्छा सा चेहरा चाहिए तो फिर वो चेहरा मेरे पास है, अगर तुम्हें अच्छा सा एक फिगर चाहिए तो फिर वो फिगर भी मेरे पास है। 360 नो ब्लाइंड स्पॉट। वो लोग कैसे हो सकता है कि वो लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते। वो लोग मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी कोई स्किल नहीं है और मैं ऑलरेडी ओल्ड हो चुकी हूँ। मैं जस्ट अभी 25 ईयर ओल्ड हूँ, पिंक एंड ट्रेंडर टू, मैं तो हाई स्कूल के स्टूडेंट से भी बेहतर लगती हूँ। तो अचानक से उसकी भाई उसे रोकता है और जैसे वो रोकता है उसकी भाई के इस बिहेवियर को देखते हुए और भी ज्यादा वो गुस्से में आ जाती है और बताती है कि तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुम मेरे बात में टोक रहे हो। क्विंसी उसे बताने लगती है, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि तुम जीत सकते हो, यानी कि सक्सेस हो सकते हो। देखो अभी तुम ऑलरेडी 25 ईयर ओल्ड हो, अनदर 2 इयर्स 2 साल के बाद तुम 30 का भी हो जाओगे, जहाँ पर सिर्फ ऐसे वैसे जी रहे हो। तुमने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी रिसीव नहीं किया है। डोंट इवन लर्न टू सिंग, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारा ऐसे मुट्ठी भर से भी ज्यादा खूबसूरत लड़की लोग हैं और फिर तुम सिर्फ अपना इतने से एक सुंदर सा चेहरा लेकर आना चाहते हो जिसका विजन भी बहुत ज्यादा कम है, वो भी एंटरटेनमेंट मोड में आना चाहते हो। वो एक प्लीज तुम चाक जाओ, तुम सचमुच मुझे मारने वाले हो। और जैसे ही बाबा उसकी बात को सुनते हुए रोने लगते, बताइए कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बात करो, तुम्हें तो मेरे टीम में होना चाहिए ना, तुम मेरे सेम टीम में हो। अभी उसे क्वींसी बताने लगी कि तुमने जो है हमारा क्वीन फैमिली के नाम को बर्बाद कर दिया है। What else do you want me to do? तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? मैं ये बिल्कुल इमेजिन कर पा रहा हूँ कि तुमने अपने आप को कैसे शर्मिंदगी महसूस करवाया वहां पर उन लोगों के सामने। तुम अपने आप को एम्ब्रेस कर रहे हो। तुम मुझे बिल्कुल भी ये मत बताना कि तुम फ्यूचर में मुझे जानते हो। और अभी बाओ तो उसकी बात को सुनते बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं और बताने लगते तुम अपनी सीज को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर रहे हो। मैं कैसे उन लोगों को इस मौका को जाने दे सकता हूँ? अगर मैंने कुछ कहा तो मैंने कहा, मैंने किया। मैंने बताया कि मेरे पास कुछ स्किल है, देन आई हैव द स्किल। मैं म्यूजिक और राइट सॉन्ग, म्यूजिक कर सकता हूँ और सॉन्ग भी लिख सकता हूँ। तो फिर वो लोगों ने जो मेरे काम का तारीफ किया, पूजा किया, क्या मैं चालाक नहीं हूँ? तो उसके बाद को सुनते हुए क्वींसी कहते कि तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? और जब बाबा बताते उसके बाद मैंने एक्सक्यूज बनाया और बताया कि मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ और फिर मैं भागकर यहाँ पर चलो हम लोग यहाँ से भागकर चले जाते हैं। वो क्वींसी को बताने लगता है, लेकिन क्वींसी को तो समझ में आता है कि वो अगर भागेगा तो क्या होगा। उसके बाद उसकी बहन दोबारा से ये भी बताता है, अगर देखो ये जगह हमें नहीं चाहते हैं तो मुझे नहीं बिल्कुल लगता है कि हमें यहाँ पर रहने की जरूरत है। हम लोग किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर लोग मुझे चाहते हैं। हम लोग एक दूसरी जगह को ढूंढेंगे और वहां पर जाकर फाइट करेंगे। लेकिन उसके भाई के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ में नहीं आते उसे। वो बताने लगती है कि तुम्हारा मुंह का एक्सप्रेशन ऐसा क्यों हो रहा है।
और यहाँ पर तो किंग से मन में सोच रहे थे कि यहाँ पर गॉड जितना ज्यादा परेशानी दे रहा है, ये लड़की तो उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। मैं सचमुच इस लड़की के लिए मारा जाऊंगी, मैं सचमुच एंड कोमा पर चले जाऊंगी। मतलब वो जो है अभी अपने बारे में क्या सोचने लगते कि वो क्वींसी वो अभी इतनी ज्यादा यंग एज पर है, उसने अभी तक एक लड़की का हाथ तक भी नहीं छुआ है और ऑलमोस्ट अभी ये खत्म होने की कगार में आ गया है। मैं सचमुच बहुत ज्यादा केयरलेस था। मैंने ये सोचा था कि बॉस का भी थोड़ा बहुत हेल्थ बचे हुआ है, अगर मैं उसे टच भी करूंगा तो वो मर जाएगा। लेकिन मैं एक न्यू बॉय हूँ, मतलब मैं एक न्यू बॉय हूँ, तो उसे टच करने से मुझे जीत जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आखिरकार एक बिग बॉस तो एंड द एंड वो एक बिग बॉस ही होता है। आई एम स्टिल द वॉकिंग दैट विल डाई फ्रॉम वन टच, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक हूँ कि मुझे मतलब मैं एक टच में मारा जाऊंगा। वो ये सब कुछ बातें को इमेजिन करने लगता है और फिर वो गुस्से में उसकी बहन को बताने लगता है। और तुमने तो अपने कनेक्शन के बारे में भी बात किया था ना कि तुम उसके कनेक्शन पे यहाँ पर आए हो, मतलब तुम ऐसा दिखा रहे थे कि तुम ऑलरेडी यहाँ पर पास हो चुके हो, बट रियलिटी में ये हुआ कि तुम जस्ट यहाँ पर वो इस तुम्हारे मतलब तुमके दिखाया कि कहाँ पर तुम्हें ऑडिशन देना है ना। उसकी बहन तो उदास होने लगती है, तभी उसकी उदासपन देखते हुए बताते हैं कि ऑल राइट ठीक है। मैं भी बात करते हुए बहुत ज्यादा लेजी हो गया, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसकी बहन इस बात को सुनते हुए खुश हो जाती है और बताती है कि वाह, तो फिर चलो मैं कुछ खाऊंगी। लेकिन यहाँ पर क्वींसी उसे बताता है लेकिन हम लोग अभी सी साइड की तरफ जाएंगे। तभी बाबा उसे बतलाती थी कि हम लोग सी साइड की तरफ क्यों जाएंगे। और इस बात को सुनते हुए यहाँ पर क्वींसी मन मन सोच रही थी कि सिंस अभी मिशन अभी फेल हो गया है, तो अभी लास्ट टाइम मैं जो है अपना लाइफ को अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ। एटलीस्ट अगर वो यहाँ पर बीच पर जाएगा, मतलब समुद्र के साइड पे जाएगा, तो यहाँ पर वो सेक्सी लड़की को स्विमिंग ड्रेस पहने हुए देख सकेंगे, हैप्पीली रनिंग ऑन द सैंड, यानी कि सैंड के अंदर हैप्पीली वो दौड़ पाएगा और वहाँ पर एक गहरी नींद ले पाएगा। एट द लास्ट लिव दिस लास्ट मोमेंट ऑन माई सो फुल लाइफ, यानी कि वो बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहता है अपना लास्ट लाइफ को, तो हैव ए ब्यूटीफुल एंडिंग। तभी अचानक से डिंग आवाज होते हैं और वो अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। बाबू तभी उसे देखते एकदम शॉक हो जाता है कि यहाँ पर क्वींसी को क्या हुआ कि अचानक से वो एकदम फ्रीज हो गए। और इधर क्वींसी जैसे इस चीज को देखता है कि वो उस सिस्टम के अंदर दोबारा से आ गया है, वो सिस्टम के ऊपर चिल्लाने लगता है कि समय क्या कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया, इतनी ज्यादा ये कैसे हो सकता है। एटलीस्ट तुम तो मुझे कुछ समय दो कि मैं अपना लास्ट लाइफ को भी जी लूं। डैम ये डैम सिस्टम। तभी अचानक से सिस्टम उसे कहता है कि मिशन प्रॉप एक्टिवेटेड, प्लीज चेक इमीडिएटली। और जैसे उसे ये बात सुनता है उसे याद आता है प्रॉप्स के बारे में, और फिर वो तभी के तभी वो मिशन प्रॉप के बारे में सोचते ही वो अपने सिस्टम को बाहर आने के लिए कहता है, यानी कि सिस्टम की स्क्रीन को। और जैसे ही सिस्टम की स्क्रीन बाहर आ जाता है वो सिस्टम प्रॉप्स को ओपन करता है, और जैसे वो उसे ओपन करता है वहां पर वो साइलेंट फाइट नाम के सॉन्ग को देख पाते हैं। और सभी सिस्टम बताता है कि यस न्यू बॉय मिशन, तुम्हें कैसे मैं नरक में जा सकता हूँ, यू जस्ट नीड टू सिट डाउन एंड विन इट, यानी कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और तुम इसे जीत जाओगे। और इसी बात को जैसे क्वींसी सुनता है वो सोचता है कि अगर ये इतनी ज्यादा इजी है तो फिर तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम तो ऑलमोस्ट मुझे हार्ट अटैक देने वाले थे, बट इवन अगर तुम मुझे ये सॉन्ग देते हो तो फिर मैं इस सॉन्ग को उसे कैसे ट्रांसफर करूंगा, हाउ कैन आई गिव इट टू हर। तभी सिस्टम उसे बताता है कि देखो मैं इस चीज को तुम्हारे फोन में ड्रैग कर सकता हूँ अगर तुम इस चीज के बारे में मुझे परमिशन प्रोसेस करने के लिए देते हो। इसी बात को सुनते हुए क्वींसी कहते हैं कि ड्रैग इट, ठीक है तुम जल्दी से जल्दी इसे इमीडिएटली ड्रैग कर दो। और सिस्टम भी लोडिंग करता है और उसे डिंग पहुंचा देते हैं और बताता है कि हाँ ये गाना तुम्हारा फोन में मैंने ड्रैग कर दिया, तुम अभी इसे चेक कर सकते हो। जैसे चेक करने के बारे में बात करते हैं वो अचानक से वो अपनी रियल लाइफ में आते ही घूमते हुए बताते हैं कि क्वीन बाबा जल्दी करो। लेकिन अचानक से तभी बाबा उसकी एकदम चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार देते हैं, और जैसे वो थप्पड़ मारते वो उसकी बहन को बता देते हे क्वीन बाबा तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। लेकिन तभी अचानक से बाबा उसे एकदम कस कर हक कर लेते हैं, और फिर वो तभी बताते हैं कि ये तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें आखिरकार हुआ क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू। और उसकी बहन की तरफ वो देखते हैं, उसकी बहन बहुत ज्यादा रोने लगती है और बताते हैं कि चलो यहाँ से चलो, मुझे जाने दो क्वींसी, यू कमीने, तुम कमीने। तभी क्वींसी उसे बताने लगती है कि तुमने तो मुझे पैनिक अटैक ही दे दिया था, आखिरकार हुआ क्या था। तभी उसकी बहन बताती है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे क्या हुआ है, तुम सडनली फ्रीज हो गए थे। और उसकी बात को सुनते हुए क्वींसी मन में सोच रहे थे कि मैंने ये सोचा था कि वो मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई है, इसी वजह से वो मेरे ऊपर चिंता कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और स्टिल वो मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा परवाह करते हैं। और तभी यहाँ पर बाबा बता रही थी कि अगर पापा को इस चीज के बारे में पता चले थे कि तुमको मेरे वजह से ये सब कुछ चीजें हुआ है, तो तुम्हें पता नहीं कि पापा मेरे साथ क्या कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल पर ले जाऊँ या इमीडिएटली मैं तुम्हें जो है शमशान घाट ले जाऊँ। मैं देखो ऐसे कोमा पे रहने वाले लड़के का बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर सकती हूँ,
अगर मैं भूल सकती हूँ तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ को दोबारा से शुरू कर सकती हूँ। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत तो समय लगेगा मेरी जवानी में। व्हेन आई थिंक अबाउट दिस आई जस्ट वांट टू क्राई। मैं इस चीज के बारे में रोना चाहती हूँ क्योंकि मेरी जवानी बर्बाद हो जाएगी, जवानी के कुछ साल। लेकिन इधर बाबा उसकी बाबा की बातों को सुनते हुए कुंजी को बिल्कुल भी खराब नहीं लगता है। वो ये सोच लेते हैं कि हाँ, आखिरकार अभी ये सब कुछ चीजें ठीक ही है। हालांकि सचमुच वो मेरी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा उसे दुख लगा था, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा वो नाटक कर रहे हैं। खैर, उसके बाद वो बताता है कि ट्राइंग टू सेव हर फेस। जो कुछ भी हो, देखो मैं अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। ओह राइट सीज, मेरे पास एक गाना है। तभी वो बताते हैं कि मेरी ईयरफोन कहाँ है। तो वो बताते हैं कि देखो यहाँ पर ईयरफोन की क्या जरूरत है, तुम जस्ट इसे प्ले करके सुन सकते हो ना। और देखो ये एक नया सॉन्ग है इडियट, तुम अभी न्यू बाई इस विलेज में जीत सकते हो अच्छी तरीके से। तभी बाबा बताते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि दूसरे लोग भी इस चीज के बारे में सुने, यानी कि वो लोग भी सुने। तभी वो अपनी बैग से अपने फोन को निकालते हैं, जिस फोन में ऑलरेडी पहले से ईयरफोन लगा हुआ है। वो बताता है कि देखो मेरे पास ईयरफोन है, चलो इसे ले लो। और जैसे वो उसकी फोन को हाथ में लेते ही वो सोचने लगते हैं कि सीरियसली अगर दूसरे लोग इस चीज को देखेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे हम लोग कपल है, क्योंकि वो लोग एक्चुअली कपल्स मॉडल्स फोन को इस्तेमाल कर रहे थे। और तभी 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख सकते थे कि क्विंसी जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उसकी बहन ने उसके लिए एक नए न्यू एडिशन फोन लेकर आए थे। और वो उसकी बहन को ये भी बताने थे कि सीज आज सूरज कौन सी तरफ से उठा है कि तुमने ऐसा काम किया है, तुम इतनी ज्यादा उधर कैसे हो सकते हो। लेकिन जैसे वो इस फोन को देखते वो सोच रहे थे कि लेकिन एक मिनट वो रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस फोन को कहीं ना कहीं जगह पर देखा है इससे पहले। और तभी उसकी बहन बता देती है क्योंकि ये एक कपल मॉडल है, यानी कि उसकी बहन के पास भी ये फोन ऑलरेडी रहते हैं। और इस चीज को देखते हुए तो कुंजी एकदम गुस्से में आ जाता है, कहते कि मुझे पता ही था कि तुम्हारा गुड इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुमने इस बार मेरे साथ क्या स्कैम किया है, चलो तुम मुझे ये बताओ। और तभी अचानक से क्विंसी क्विंसी को बाबा बताने लगती है कि देखो यहाँ पर कोई है जो कि तुम्हारे बहन के साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। अगर उसको ये कपल मॉडल फोन दिखेगा तो फिर बिल्कुल भी वो मुझे और डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वैसे भी देखो मॉम एंड डैड भी इस चीज को अगर देखेंगे वो लोग भी कम चिंता करने लगेंगे। एंड आई ऑल्सो भी कंफर्टेबल, मुझे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होंगे। जस्ट यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अभी प्रेजेंट का सीन कि क्विंसी जो है उसकी फोन पे वो गाना को ट्रांसफर कर देते हैं और बताते हैं कि हाँ हो गया। और फिर अपने हाथ को उसकी तरफ बाबू की तरफ दिखाता है। तभी बाबू बताते हैं तुम ये डे लाइट में क्या कर रहे हो, ये एक पब्लिक एरिया है, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी क्विंसी कैसे कहता है कि रे मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट ईयरफोन को तुम्हारे कान पे लगा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो बोलते ओ अच्छा ऐसा बात है। फिर वो ईयरफोन उसके कान पे लगा देते हैं और वो भी अपने फोन कान पे एक ईयरफोन लगा देते हैं। और तभी उसके बाद यहाँ पर क्विंसी जब गाना को प्ले करते हैं वो बता लेते हैं कि इस सॉन्ग को जो है लास्ट ईयर ही मैंने लिखा था और मुझे एक स्टूडियो मिला था, उसी जगह पर जाके मैंने इस गाना को रिकॉर्ड किया था। ओरिजिनली मैंने ये सोचा था कि मैं इसको मेमोरी के हिसाब से रखूंगा, बट मुझे लगता है कि अभी इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और उसके बाद वो मन मन तो ये भी सोच रहे थे कि वो आखिरकार एक ऐसा लड़का अभी हो गया है, ऐसा लड़का ट्रेनिंग होने के बाद हो गया है कि अगर वो कोई भी गलतियां करे तो वो उसकी गांड को भी छेद पहुंच देते थे ना। वो ऐसा हो गया कि अभी उसके मुंह से झूठ बहुत ज्यादा आसानी से निकल जाते हैं। और अभी उसे ये तो महसूस ही नहीं हो रहा था, महसूस नहीं होता है कि आखिरकार ये चीज अच्छा है या बुरा है। उसका लॉन्ग लॉस्ट और सिंसियरिटी कहाँ पर चला गया उसे बिल्कुल भी पता नहीं। तो तभी बाबा बताने लगते कि आखिरकार तुमने कौन से गाना बनाया है। और इस बात को सुनते हुए क्विंसी उस गाने को प्ले कर देते हैं और जैसे गाने को प्ले कर देते हैं, गाना सुनते हुए बाबा को बहुत अच्छा लगता है, वो गाना भी गाने लगते हैं। और तभी उसकी भाई इसको पॉज कर देते हैं, बताते हैं कि अभी चलो बताओ कि ये कैसा रहा। तभी बाबा उसे बताते हैं कि दिस क्या तुमने सचमुच इस चीज को लिखा है, तो कब से इतनी ज्यादा स्किल बन चुके हो। और फिर उसकी बहन के कंधे पर वो हाथ रखते हुए बताते हैं कि चलो अभी नॉनसेंस की तरह बात करने का समय नहीं आ गया है, अभी जब वापस जाने से पहले इस समय को इस्तेमाल कर लो। और वो एकदम उसे धक्का देने लगते हैं। वो बताते कि ऐसा क्या अर्जेंट हो गया। तभी वो उसकी बहन को भेजने लगता है, बताते कि जल्दी जाओ वहां पर जाओ, तुम बचो और मुझे भी बचने दो, ठीक है, जल्दी जाओ। वो मीटिंग रूम के पास उसे लेकर जाते हैं और उसकी बहन कहती है कि 1 मिनट तो रुको, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रखता है और रुकता है और बताता है कि चलो फाइटिंग, तुम अच्छे तरीके से फाइटिंग कर सकते हो, ठीक है। वो एकदम से उस रूम के अंदर उसे एकदम धक्का मार के फेंक देते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग देख पाते हैं क्विंसी जब बाबा को एकदम से धक्का मार के उस अंदर कमरे के अंदर भेज देते हैं। वहां पर आते ही वहां पर जो लड़की रहती है लेडी स्टाफ, वो बता लेती कि हे तुम वापस आ गए हो, क्या तुमने उस बाथरूम का एक्सक्यूज नहीं दिया था यहाँ से भागने के लिए। तभी बाबा उसे देखते वहां पर खड़ा रह जाती है और बताते हैं कि मैं यहाँ पर वापस आई हूँ गाना गाने के लिए। और तभी इसी बात को सुनता हुआ वहां पर जो वो लेडी रहती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये आखिरकार अभी किस प्रकार का चाले चलने वाले हैं। तो वहां पर जो आदमी रहता है वो कहता है कि ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी तुम्हारा गाना को सुनना चाहूंगा।
लेकिन देखो तुम अपने आप को इतनी ज्यादा स्ट्रेस में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी की पद अभी भी खोला है तुम्हारा लिए। और अभी बाबा को देख पाते जो कि अपनी कान पे ईयरफोन डालते हुए वही गाना को वो चालू कर देते हैं, और चालू कर देते ही वो खुद अपने आप से ही वो गाना गाने लगते हैं। और जैसे ही गाना गाते हैं यहाँ पर जितने भी सारे लड़के लोग होते हैं सभी लोग एकदम से उसकी गाना सुनते हुए फिदा हो जाते हैं, और तभी वो अपने गाना को भी रोक देते हैं। यहाँ पर एक आदमी चश्मा पहनने वाला वो सोचने लगता है कि ये गाना ऐसे गाना वो कैसे गा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं समर पे नहा रहा हूँ गर्म पानी से। और एक आदमी तो ये भी सोचने लगता है कि वो अपनी यंग जवानी में वापस चले गए हैं, जहाँ पर उसकी हेल्थ अच्छी है, उसकी कंडीशन भी बहुत बढ़िया है। और एक लेडी रहती है वो तो सोचती है कि वो दोनों मतलब वो सभी लोग अपना यंगर लाइफ में वापस चले गए हैं। मतलब उन लोगों को इतनी ज्यादा कैपेबल ये चीज लग रहा था कि वो लोग सब कुछ करने के लिए कैपेबल लग रहे थे। वो अपना गाना फिनिश कर देती है और बताते हैं कि मैंने अपना गाना को फिनिश कर दी है। सभी लोग एकदम खड़ा रह जाए। तभी वहां पर एक आदमी रहता है, वो कहते हैं कि क्या तुमने फिनिश कर दिया? एक आदमी कहते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया सॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसकी बात सुनते हुए और एक आदमी कहता है कि हाँ तुम ये सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी कोई एमेच्योर ऐसा गाना बिल्कुल भी नहीं गा सकते हैं। तो वहां पर जो और एक लेडी रहती है वो बता रही है कि सचमुच उसका वोकल भी बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग इसे थोड़ा बहुत भी ट्रेन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये और भी ज्यादा ग्रो कर सकती है, वो डेफिनेटली एक पॉपुलर बन सकती है। तभी उसके बाद का एक आदमी पॉइंट पकड़ता है और बताता है कि क्या आपने कुछ समय पहले नहीं बताया था कि वो इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल भी कैपेबल या सुइटेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लेडी बताती है कि हाँ किसको पता था कि वो इतनी ज्यादा म्यूजिक को बना सकते हैं और गा भी सकते हैं, और उसके पास जितनी भी ज्यादा ग्रेट लुक है, तो शी इज डेफिनेटली पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर एक जो लेडी है वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं रहती है। वो सबको देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगी है। और यहाँ पर बाबा मन मन सोच रही थी कि तुम लोग तो कुछ समय पहले मुझे ओल्ड कह रहे थे, है ना? अभी क्या तुम्हारा काल में चपाट मारा ना, मतलब थप्पड़ लगा ना। खैर तभी अचानक से वो लेडी चिल्लाती है और बताते है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कोई अमेचर ऐसा गान को बिल्कुल भी लिख सकते हैं। और अभी इस बात को सुनते हुए बेबी भी मतलब बाबा भी बहुत ज्यादा चलाक रहती है। तो बताते हैं कि थैंक यू मैनेजर मी, क्योंकि आपने मुझे ऐसे प्रोफेशनल बताया है। इस बात को सुनते हो तो और भी ज्यादा वो गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी उसके बात को सुनते हुए एक आदमी हंस देते हैं और फिर बताता है कि क्या तुम बता सकते हो कि इस सॉन्ग का नाम क्या है? और बाबा इसका मतलब इस बात को सुनते हुए थोड़ा सा घबराए से जाते हैं। वो सोचते कि हाँ क्या 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 करना। तभी वो बता देते कि हाँ इसका नाम है साइलेंट फ्लाइट। और तभी हम लोग देख पाते हैं ये जो लेडी है उस गाने को फटाफट से इंटरनेट में सर्च करने लगते हैं, उस गाने को टाइटल को डालकर। लेकिन जब वो सर्च करते हैं वो गाना बिल्कुल भी उसे नहीं मिलते हैं, और इसी चीज से वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। सोच लेती है कि क्या सचमुच ये कोई ओरिजिनल पीस है? तो वहां पर वो आदमी उस गाने का टाइटल को सुनते हुए कहने लगता है कि इस गाने का मतलब होता है ड्रीम। तो फिर क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? तभी बाबा भी बताते हैं कि हाँ मैं अपने बारे में ही बात कर रही हूँ। तभी वो आदमी बताते हैं कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा भी है और गाया भी है। मतलब मैं क्या करूँ, बहुत बढ़िया है। एक्चुअली मैं अभी नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल सिक्योरिटी बनो। और बाबा तो इस बात को सुनते हुए मन मन समझ लेती है, और मन मन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसको गालियां भी देने लगती है। बताते हैं कि अगर तूने दोबारा से ऐसा बात किया ना, आई स्वेयर मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और तुझे क्या लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि बुरा कमीना क्या तेरा इंटेंशन क्या है, मुझे क्या मतलब सिक्योरिटी बनाकर? तो वो आदमी दोबारा से कहते कि ऑनेस्टली कहो तो तुम्हारा टैलेंट मुझे बिल्कुल शॉक कर दिया है। देखो अगर मेरे हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ पर 9 पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर 10 पॉइंट दे दूं, एकदम 1 पॉइंट मैं तुम्हारा एक अहंकार के लिए काटा है ताकि तुम अहंकार नहीं कर सको। और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? तो वहां पर जितने भी सारे लोग होते हैं बोर्ड मेंबर्स, वो लोग भी बताते हैं कि हाँ वो वेल डिजर्व करते हैं। तो फिर वो आदमी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से अभी जा सकते हो, हम लोग अब डिस्कस करके बाद में तुम्हें यहाँ पर बुला लेंगे। तो बाबा भी ये सुनता हुआ बताने लगते हैं कि थैंक यू, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये कहते हुए जैसे वो पीछे मुड़ते हुए जाता है, यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं लड़के लोग, सभी लोगों को एकदम लाल टपकने लगता है। और यहाँ पर जब ये इंटरव्यू होने लगता है बाबा का, इधर हम लोग क्विंसी को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा थर थर कांपने लगती है। और वो अपने ब्रेन के अंदर जो सिस्टम है उससे वो कहने लगता है कि देखो तुम जो मेरे ब्रेन के अंदर हो, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि इस गाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? और तुम्हें तो ये तक भी पता है कि कैसे एक गाना को लिखा जाता है, कि क्या तुम यहाँ पर कोई एआई सिस्टम हो? तो तभी अचानक से वो कोई जवाब नहीं देता है। तभी वो कहते हैं कि हे क्या तुम आखिरकार यहाँ पर हो, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक जवाब आता है कि सिस्टम का एनर्जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है। ऑटोमेटिकली वो जो होस्ट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता रहता है,
और तभी इस बात को सुनते हुए क्विंसी बता रही थी कि हे तुम आखिरकार ये अचानक से क्या बात कर रहे हो। तभी अचानक से क्विंसी का क्या होता है पता नहीं, उसको एकदम चक्कर आने से लगता है। जैसे चक्कर आने लगता है वो ये पर सोफे पर गिर जाता है, लेकिन वहां पर जो एक लेडी स्टाफ रहती है इस चीज को देख लेते हैं। वो देखते एकदम क्विंसी के सामने दौड़ते हुए जाता है, बताने लगते कि हे क्या तुम ठीक हो। वो लेडी बहुत ज्यादा नर्वस भी हो जाती है और वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ठीक हो तो क्या तुम कुछ बात कर सकते हो। 1 मिनट रुको, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। लेकिन वो जैसे एम्बुलेंस को मतलब कॉल करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वींस है उसकी नजर तो कुछ अलग ही जगह पर रहते हैं। और तभी अचानक से वो उस लेडी के हाथ को पकड़ लेते हैं और बताने लगता है कि नहीं कोई भी जरूरत नहीं इसका, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, मतलब आई एम फाइन। तभी वो लेडी उसके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और बताता है, उसको देखता है कि क्या तुम्हारा कोई तबीयत तो खराब नहीं ज्यादा हुआ ना, मतलब बुखार तो नहीं आया ना, तुम ठीक हो ना, क्या तुम सबसे पहले हॉस्पिटल पर जाना चाहोगे। देखो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। उसको हेल्प करते हैं उसे उठाने के लिए। और लेकिन यहाँ पर जो क्विंसी है उसको नजर तो उसके संतरे पर होते हैं। और वो जब उस लड़की को देख रहे थे, देखने के समय उसका सर चक्कर खा रहा था, उसको आंखों से एकदम ब्लर सब वो देख रहा था। लेकिन उसके सामने इतनी ज्यादा एक खूबसूरत लड़की होने के बावजूद भी उसकी डैश नहीं हो रहा था, मतलब समझ पा रहे हो ना, उसका इंजन हीट ही नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से वो अपने आप को सेंट समझ पा रहे हैं, मतलब उसे कोई फील ही नहीं हो रहा था। उसने देखता है कि आखिरकार मुझे ये क्या हो रहा है। तभी वो बताता है कि प्रीटी लेडी, मैं सचमुच एकदम ठीक हूँ और मैं यहाँ पर अपने एक फैमिली मेंबर के साथ ही आया हूँ जो कि अभी ऑडिशन देने के लिए गए हैं और मैं अच्छी तरीके से सोया तक भी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत टायर्ड हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी रेस्ट लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो लेडी भी कहती है ये सुनते हुए, अच्छा क्या सचमुच ऐसा बात है, तुम लोग सचमुच तुम दोनों बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हो। लेकिन ये इंटरव्यू कुछ लंबे समय से, तो लंबे समय के बाद सुनते हुए मतलब क्वींसी उसे कहने लगती है कि क्या लंबे समय। तभी वो लेडी कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, आई होप यू गाइस सक्सेस, तुम लोग सक्सेस हो जाओगे। ये कहते हुए वो लेडी सीधा वहां से बाय कहते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन मेरे पर क्वींसी को कुछ समझ में नहीं आता, वो सोचने लगता है और वो उसे देखने भी लगता है उस लेडी को, लेकिन देखने के बावजूद भी उससे कुछ फील नहीं हो रहा था। वो इसी बारे में सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि क्या ये क्या हो रहा है, मैं क्या हमेशा ही ऐसा रहूंगा। माय ब्रदर चीयर अप, सीधे चीयर अप करना चाहिए। वो अपने सर के ऊपर हाथ रखते हैं और सिस्टम को गाली देते हुए बता रहे कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे ऐसा क्यों बना रहे हो। और तभी अचानक से सिस्टम उसे ये कहता है कि देखो तुम्हारा वर्ल्ड के अनुसार इसे चार्जिंग कहा जाता है। तो क्वींसी उसे कहते हैं कि क्या तुम इसे चार्जिंग कह रहे हो, इसे तो एक रॉबरी कहा जा सकता है। और तभी सिस्टम उसे कहते हैं कि देखो तुमने मुझे जितने भी ज्यादा सवाल पूछा उनमें से सबसे पहला सवाल ये क्या है कि मतलब उसका जवाब ये है कि यहाँ पर जो सक्सेस हुआ है ऑडिशन, उसको अभी मैं 90% कह सकता हूँ, यानी कि 90% के ऊपर। तभी इस बात को सुनते वो क्वींसी कहती है कि क्या 90%, क्या तुम 10% यहाँ पर खा गए हो, और तुमने तो मुझे ये बताया था कि अगर मैं झूठ भी बोलूं तो फिर मैं जीत जा सकता हूँ। और तभी सिस्टम उससे दूसरा सवाल का जवाब देता है कि उसने पूछा था कि इस गाने को उसने लिखा था या नहीं। तो उसने ये कहा था कि ये एक अनदर वर्ल्ड से, अनदर स्पेस से लिया गया एक सॉन्ग है जो कि एक लेजेंडरी मतलब इंसान ने बनाया जो कि 10 साल से बहुत ज्यादा उस जगह में पॉपुलर था। और नंबर 3 के बारे में वो बात करता है। लेकिन तभी क्वींसी कहता है रुको ये थर्ड कहाँ से आया, क्योंकि मैंने तो तुम्हें सिर्फ 2 ही सवाल पूछा था। लेकिन वो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्वींसी। तो तभी वो सिस्टम को ये भी कहता है कि देखो अगर तुम्हारा मेन पॉइंट है चार्ज करना तो फिर ठीक है, तुम चार्ज कर सकते हो। देखो अगर तुम्हें चार्जिंग की जरूरत है तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक चार्जिंग कॉर्ड को ढूंढ लूंगा, यानी कि सॉकेट को ढूंढ लूंगा, तुम मुझे क्यों चूस रहे हो ऐसे। और तभी यहाँ पर उसे समझा देता है सिस्टम, देखो ये एक स्माइल की तरह है, मतलब मान सकते हो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एक बेबी है। मतलब वो ये भी समझा देता है कि देखो एक प्रेग्नेंट वुमेन के वूम पे जो एक बच्चा होता है उसे एक न्यूट्रिशन और एनर्जी की जरूरत पड़ता है, तो वो उस एनर्जी और न्यूट्रिशन को उस मदर से लेते हैं। तभी इस बात को सुनते हुए क्वींसी कहते कि तो अच्छा, तो फिर तुम पैरासाइट के बारे में बात कर रहे हो। तो वो बताता है कि हाँ तुम ये बता सकते हो कि पैरासाइट और एक बेबी में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तभी ये सुनते हुए क्वींसी कहते हैं कि बुलशिट, क्योंकि पैरासाइट एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, मतलब बैक्टीरिया होता है। स्पीकिंग फ्रॉम द पैरासाइट, तुम उसी सेम पैरासाइट की तरह पे हो। तो यहाँ पर सिस्टम भी पीछे नहीं आता है, वो भी अच्छा खासा जवाब देने लगता है। तो सिस्टम उसे बताते देखते हैं कि देखो बेबीज और जो पैरासाइट होता है वो मदर के बॉडी का एक इंडिविजुअल आउटसाइड का चीज होता है, सोल का। तो यहाँ पर क्वींसी कहते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम ऐसा बात करो, तुम बेबी हो, इसका मतलब है कि मैं मतलब माँ हूँ, मतलब मैं ही पावर का सोर्स हूँ, जस्ट फॉर यू टू चार्ज। तभी सिस्टम उसे जवाब देता है कि हाँ। तो तभी क्वींसी कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे पापा बुलाओ। वो बताते हैं कि मॉम,
तभी वो उसके ऊपर गुस्से में आ जाता है, कहती है कि क्या तुम मेरे लाइफ को ऐसे बर्बाद कर दोगे। मेरा जो ये छोटा सा बॉडी है इतनी ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ले सकता है, मतलब तुमने मेरे शरीर से कुछ ज्यादा ही सडनली ले लिया, मेरा लाइफ इससे कम तो नहीं हो जाएगा ना। ऑल्सो क्या मैं हमेशा यहीं से संत रहूंगा, मतलब वो अपनी मेन पॉइंट की तरफ इशारा करके बताता है। वो कहता है कि अगर मैं ऐसा हमेशा से रहूंगा तो इसका मतलब क्या, जिंदा रहेगा क्या फायदा, मैं मरना ही तो बेहतर होगा ना। और तभी उसे ये बता देता है सिस्टम कि देखो यहाँ पर प्लीज तुम अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से ट्रेन करो विद द एनर्जी वर्कआउट हैंडबुक, जो कि सिस्टम की तरफ प्रोवाइड किया जाएगा, वो तुम्हारा बॉडी को एकदम अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस बात को सुनते हुए क्विंसी कहते हैं क्या वर्कआउट हैंडबुक, ये कौन सा चीज है। वो बताता है सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एशियंट हिस्ट्री कि ह्यूमन बॉडी एनर्जी तभी बढ़ता है जब वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत यानी कि हार्ड वर्क या एक्सरसाइज करता है। मतलब अगर वो ऐसा हमेशा करता रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ भी शरीर में आएगा, वो उसका लाइफ स्पेन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा लाइफ टाइम, और ये जो अचीवमेंट करेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ को भी अचीवमेंट कर सकता है। और यही एक जो तरीका है जो कि आउटसाइड यानी कि अदर वर्ल्ड से एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी को। इसी बात को सुनता हूँ वो बताने लगता है क्विंसी, तो इसका मतलब ये है कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो सिस्टम उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि तुम कल्टीवेट कर सकते हो, क्योंकि इंसान के ऑर्गन्स में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिस चीज से वो कल्टीवेट कर सकते हैं। तभी अचानक से उसको अपनी बहन की सब आता है पैर की। तभी वो उसकी बहन को देखते हुए बता देती कि क्या तुम पास हो गए हो। तभी उसकी बहन उसे मुंह फुलाते हुए बताने लगती कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसा पता। तो तभी उसे जो क्विंसी वो भी जवाब देते हैं कि देखो हम लोग एक ही कच्चे से जो है एक ही कच्चे पहन कर बड़े हुए हैं, तो मैंने तुम्हारे पेट को देखते ही समझ जाता हूँ कि तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। और तभी उसकी बहन गुस्से में आकर बताती है कि तुम्हें कौन बताया कि हम दोनों सेम पैंट पहन कर बड़े हुए हैं। That's what I don't want anymore. So mom and dad use the second hand on you instant. तभी उसे यह हाथ बता कर क्विंसी बता दे कि चलो तुम मुझे रिजल्ट बताओ। तभी उसकी बहन बता दे कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 शब्दों में इसे डिस्क्राइब करूंगी, वेट फॉर द रिजल्ट। तभी मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग वहीं पर सभी आदमी लोगों को देख पाते हैं, जहाँ पर वो आदमी उसके क्वीन बाओ के चीज को लेते हुए बताने के लिए डॉक्यूमेंट्स को लेते हुए कि वो इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है और कंपनी को जो है इस प्रकार का टैलेंट का बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि गेट 3 का जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे ये दे सकते हैं। तो गाइस आप लोग ये क्या सोचते हैं। तो वहाँ पर और 2 जो आदमी रहता है वो लोग बताता है कि वो डिजर्व करती है, और वहाँ पर दोनों लड़कियों में से एक लड़की बताती है कि हाँ वो विल डिजर्व करती है। लेकिन वहाँ पर जो खरूस लेडी है थी वो कहती है कि 1 मिनट रुको। तब उसके बात को सुनते हुए आदमी बता दे कि मैनेजर मैन आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तभी वो कहती है कि वेट। तभी वो यहाँ पर सॉन्ग का नाम को दोबारा से चेक करने लगता है, यानी कि वो ये सोचता है कि यहाँ पर वो सॉन्ग के नाम को चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लिरिक्स को वो बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकता है। तभी वो जो है लिरिक्स को वहाँ पर सर्च करने के लिए डाल देता है और वहाँ पर सर्चिंग भी उसका शुरू हो जाता है और इसी चीज को देखते हुए खुश होने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये सर्चिंग करने से उसे मिल जाएगा ये गाने का लिरिक्स उसे। वो ये भी सोचने लगती है कि तुम इन सारे बूढ़े लोगों को जो है ट्रिक कर सकते हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी तुम मुझे ट्रिक नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। लेकिन जैसे वो सर्च खत्म होता है वो देखता है कि इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि नॉन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तभी उसके बाद कुछ तो एक आदमी कहते हैं कि नॉन इम्पॉसिबल, तुम ये क्या बात कर रहे हो, कौन सा चीज इम्पॉसिबल है। तभी वो लेडी बताने लगती है कि मुझे लगा था कि ये गाना बहुत ज्यादा फीमेल से लग रहा था, मतलब मैंने ऐसा कहाँ पर लग रहा था कि सुनी हूँ। मुझे भी बता दें कि देखो वो मतलब राइटिंग में इतनी ज्यादा अच्छे नहीं है, गाना राइटिंग में वो इतनी अच्छी एक सॉन्ग को कैसे लिख सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा क्या स्ट्रेंज नहीं हो गया। इस बात को सुनते वो अभी भी सोचने लगता है कि हाँ मैं भी इस चीज से बहुत ज्यादा पहले शॉक हो चुका हूँ और मैं भी चाहता था कि मैं अपनी सेक्रेटरी के पद में उसे रखूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी अभी ये नहीं चाहता हूँ और अभी तुम मुझे यहाँ पर ट्रिक करने की कोशिश करो, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ। तभी वो आदमी खास तो वो बता दे कि देखो ये जो टैलेंट जैसा चीज होता है इज जस्ट दैट अनफेयर समथिंग। और इसके अलावा क्या तुम सभी लोग ये सोचते हो कि ये गाना फेमिलियर से है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। वो लोग भी बताने लगता है नहीं हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये गाना फेमिलियर टाइप है, यानी कि जाना पहचाना सा है। देखिए हम लोग जो इस सर्कल में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ये गाना भले ही जो है 10,000 तक पहुंच नहीं पाए हैं लेकिन कुछ हजार तक तो पहुंची है। Why did you not feel that it was a familiar? हम लोगों को ऐसे क्यों नहीं फील हुआ कि ये फेमिलियर है। वो लेडी सफाई में कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन वो आदमी उससे रोक देते हैं, बताते हैं कि मैनेजर में अगर देखिए अगर वो जस्ट इसको सुंदर होता और उसके पास ना कोई टैलेंट ना कोई स्किल होता तो को बात और होते हैं, लेकिन देन दिस कॉन्ट्रैक्ट आई कैन गिव इट योर फेवरेट, यानी कि आपके फेवर में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन रिसर्च का मेन रिसोर्स होता है कि सर्च फॉर टैलेंट, यानी कि टैलेंट को ढूंढना। क्लियरली शी हैड ए पोटेंशियल।
जहाँ तक बात है कि अगर हम लोग हमारा प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं जाता है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो ट्रूथफुली काम कर सकते हैं। और मुझे तो इस बारे में भी यहाँ पर डाउट हो रहा है कि अगर दूसरे कंपनी उसको पर हायर कर लेते हैं यानी कि देख लेते हैं तो फिर बड़े जो सीनियर्स है वो हम लोगों को ब्लेम करेंगे। तो फिर हम लोग उस ब्लेम को किसको देंगे, या मैं लूंगा या आप लेंगे। वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह पा रही थी वो लेडी। और फिर तभी वो आदमी कहता है कि देखो तुम्हारा नाइसी के बारे में, चलिए हम लोग अभी उससे अंदर रखते हैं, यानी कि साइड कर देते हैं। इस बार हम लोग क्वीन बाबा को एक्सेप्ट करेंगे। उसका माइंड बदलने से पहले ही हम लोग जो है उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देंगे। हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करेंगे एक प्रोसिक्यूटर एम्प्लॉयमेंट। और तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंसी और बाबा दोनों इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर दोनों जब इंतजार कर रहे थे, क्विंसी को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना टास्क को कंप्लीट कर लिया है और इसी वजह से आपको 300 स्कोर मिल चुके हैं। और इसी बात को सुनते वो समझ जाते हैं। वो तभी क्वीन बाबा को कुछ कहने वाले होते हैं, अचानक से पीछे से एक लेडी पुकारती है कि क्वीन बाबा प्लीज आप यहाँ पर अंदर आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए, क्योंकि आपका प्रोसिक्यूटर एम्प्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है। और इसी बात को सुनते हुए मतलब क्वींसी कहता है कि ये कौन सा कंपनी है कि इतनी ज्यादा मतलब जल्दी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोसिक्यूटर को भी ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। तभी इसी बात को सुनते बाबा कह लेते कि देखना होगा ना कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस टैलेंटेड सेक्सी सिस्टर हूँ तुम्हारी। तभी क्वींसी भी उसे कहने लगता है कि देखो तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि ये गाना मेरा है, तो इस वजह से तुम मुझे कैसे शुक्रिया अदा करोगे। इस बात को सुनते वो कुछ खास जवाब नहीं देते हैं और उठ जाते हैं। और तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं आ रही हूँ प्रीटी सिस्टर, और ये कहते हुए उसे मुंह भंगते हुए चले जाते हैं। और तभी उसको बताते हैं यहाँ पर क्वींसी कि देखो ज्यादा कुकी मत बनना और मेक श्योर करना कि कॉन्ट्रैक्ट को तुम अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि ऐसे टर्म एंड कंडीशन में बहुत ज्यादा अनफेमिलियर टर्म एंड कंडीशन होते हैं। तभी अचानक से उसकी बहन दौड़ते हुए आती है उसके पास और उसके कान में फुसफुसा कर बताते हुए कि देखो तुम क्या अपनी छोटी बहन को इतनी ज्यादा नवीन समझते हो। मुझे पता है कि ऐसी जगह पर ऐसे ट्रिक्स होते हैं और मैंने ऐसे चीज को बहुत सारे फ्रेंड्स कंपनी पे इस चीज के पहले भी देखा है। और तभी वो सिस्टर को पकड़ते हुए बता दे कि देखो ये मेरा फॉल्ट है कि मैं इतनी ज्यादा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी डाउन स्टेयर पे जा रहा हूँ थोड़ा सा खुली हवा लेने के लिए। तभी उसकी बहन भी उसे बता दे कि हाँ ठीक है जाओ, लेकिन देखो तुम वहां पर से अकेले भाग मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वींसी को देख पाते हैं जो कि लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। लिफ्ट के अंदर चले जाते ही वहां पर वो बहत जाते हैं। बहते हुए सोच लेते हैं कि मैं फाइनली ये काम खत्म हो गया, मैं कभी भी अपना जिंदगी में इतनी ज्यादा नर्वस बिल्कुल भी नहीं हुआ हूँ। और फिर वो बाहर आते हैं। बाहर आते एक सिगरेट को जलाकर वहाँ पर शांति से पीने लगता है और मना मन सोचने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, मैं फाइनली अभी जिंदा हूँ और अभी जिंदा रहने के बाद एक सिगरेट पी रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। तभी वो सिस्टम स्क्रीन को सामने बुलाता है। तो गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और देखो अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, तो दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यूअसली डालता रहूंगा। तो खैर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।